नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, मैं आप सबों का लगातार ज्ञानवर्धन करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति संवेदनशील के साथ-साथ मतलब एक तरह से तैयारी के साथ भी उतरें। इसके लिए आपको अलग-अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसको आप थोड़ी-थोड़ी जानकारी औसतन रखें तो मजबूत होगा। चलिए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। आज का जो टॉपिक है, पिछले टॉपिक का अगला क्रम है, जिसमें मैंने कोशिश की थी कि अर्थशास्त्र से जो जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, जिसकी छोटी-सी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, उसी का एक अगला सीरीज़ है। जी हाँ, आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। ये फैक्ट्स जो है ना, वो आपको लगातार न्यूज़पेपर में मिलते रहेंगे और कई बार आपको सामना होगा, तो आप इसको समझ लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, देखिए सबसे पहला टॉपिक है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इंग्लिश में बोला मैंने, इसको हम लोग हिंदी में क्राउडिंग आउट प्रभाव बोलते हैं। क्राउडिंग आउट प्रभाव को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये क्यों जरूरी है, ये क्यों आता है, इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे कि आपको पता होगा, सरकार के पास आय के तो सीमित साधन होते हैं, लेकिन सरकार कभी कभी अपने हिस्से से ज़्यादा व्यय कर देती है और कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा व्यय करने के लिए और भी आय की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास कई स्रोत होते हैं ताकि सरकार उन जो खर्चे हैं उनको मेंटेन कर पाए। तो सरकार को अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार को या तो बजट में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो खर्च करने का जो पैसा उनको जो मिला है संचित निधि से, वो तो करेंगे ही। लेकिन इसके अलावा बजट एलोकेशन के बाहर जाकर जब सरकार बैंकों से लोन लेना प्रारंभ कर देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है सरकारी बैंक को, और सरकारी बैंक के माध्यम से वो आराम से लोन ले लेते हैं। लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है? ठीक है, सरकार जरूरत से ज़्यादा खर्चा करे, विकासात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, गरीबों को सब्सिडी दे, किसानों को सब्सिडी दे, कर्ज माफी करे, ये सब सब प्रकार के ताम झाम एक अर्थशास्त्र में होंगे ही। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो गवर्नमेंट आती है वो चाहती है कि वो जनता के लिए कुछ करे, लेकिन कभी कभी जन लोक लुभावन वादे करने के चक्कर में अधिक से अधिक खर्चा हो जाता है और जो आपका बजट जो होता है वो डेफिसिट, मतलब आप जरूरत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बैंकों से लोन लेना पड़ता है। तो बैंकों से तो लोन मिल जाता है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि बैंकों से लोन लेने के लिए काम सिर्फ सरकार का नहीं है। बैंक से मैं भी लोन लेता हूँ। सरकारी कंपनियों के अलावा जो और भी जो कंपनियां हैं जो घरेलू सेक्टर को एक तरह से प्रमोट करती है, उनके लिए तो विकल्प कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारी लोन अगर बढ़ेगा तो जो व्यक्तिगत लोन है और जो कंपनियों का जो लोन है, वो जो ऋण है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रभाव क्या होगा, अगर ऋण मिलेगा भी तो उच्च दर पर मिलेगा, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, इन्फ्लेशन से आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का प्रभाव इन्फ्लेशन भी होता है, क्योंकि सरकार जब लोन लेती है तो वो एक्सेस खर्चा करती है और बाजार में मुद्रा का तरलता आ जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने तरह तरह के मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल करता है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बताया जाएगा। तो मैंने बहुत कुछ बताया, ओवरऑल इसका मकसद समझिए। क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा मतलब समझ लीजिए कि परिणाम है। जब सरकारी लोन बढ़ेगा तो कंपनियों के लिए ऋण लेना या लोन लेना बैंकों से खास करके मुश्किल होगा, और लोन मिलेगा भी तो उच्च दर पर मिलेगा। और इसको हम लोग कहते हैं कि आप भीड़ से बाहर हो गए, इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट। आउट, आई थिंक यू गॉट द टॉपिक। चलिए, इसको मैं मिटाता हूँ, क्राउडिंग आउट इफेक्ट को। नेक्स्ट है डर्टी फ्लोट। डर्टी मतलब गंदा, फ्लोट तो कुछ गंदा शब्द नहीं है, वास्तव में जो प्रक्रिया है वो गलत है। देखिए क्या होता है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जब आप आयात निर्यात करते हैं तो स्वाभाविक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन, उसी के संदर्भ में आपको एक्सचेंज मार्केट
यानी विनिमय दर जो होता है बाजार दर से काफ़ी अलग होता है। तो कई देशें क्या करती है, जानबूझकर विनिमय दर में हेर-फेर करती है। अपने मुद्रा का मतलब एक तरह से डिवैल्यूट कर देगी, ताकि उसका एक्सचेंज मार्केट में उसका कुछ अहम रोल हो। तो क्या होगा, विदेशी विनिमय प्रबंधन के एक तरीका से विदेशी विनिमय जो होता है, उसमें अपने मुद्रा का चूँकि कन्वर्टिबिलिटी आप तो समझते होंगे, कन्वर्टिबिलिटी मतलब ये सब थोड़ा-सा मुँह में नहीं आता है। कन्वर्टिबिलिटी परिवर्तनीयता का अर्थ होता है कि अपने जो भी आपका मतलब क्या बोलते हैं, मनी का जो नाम है, जैसे भारत का मुद्रा है और डॉलर अमेरिका का है, तो जब आप एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरण करते हैं तो उसको हम लोग कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। कितना आसानी से हो जाएगा वो डिपेंड करता है आपकी मुद्रा की ताकत कितनी है, उसकी स्वीकार्यता कितनी है, एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं वो कितनी ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डर्टी फ्लोट। डर्टी फ्लोट का सीधा मतलब होता है विनिमय मार्केट में किसी देश के द्वारा जानबूझकर ऐसा कदम उठाया जाता है, विदेशी विनिमय प्रबंधन में ऐसी मतलब घुसपैठ की जाती है, ताकि अपने लिए कुछ फायदा ढूंढा जा सके, अपने देश की मुद्रा का कुछ मतलब महत्व जो है उसको बढ़ाया जा सके। ओके, गुड। और ये जान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली में दो प्रकार का ओपन मार्केट मतलब पूरी तरह से खुली होती है, और एगो होता है क्लोज होता है, एगो पैक्ट होता है। तो उसमें आप मत फंसिए, बस समझ जाइए कि ये खुली विदेशी विनिमय प्रबंधन प्रणाली में ही हो सकता है, बंद वाली प्रणाली में तो होगा नहीं, और जो मैनेज्ड होता है उसमें भी संभव नहीं है। तो डर्टी फ्लोट समझ गए? ओके, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, ओके, नेक्स्ट डर्टी फ्लोट तो समझ आएंगे। डर्टी फ्लोट कुछ होता नहीं है, बस एक तरह से समझ लीजिए, एक तरह से विदेशी विनिमय प्रबंधन प्रणाली में घुसपैठ करना और जानबूझकर मतलब तोड़ मोड़ करना और अपने लिए कुछ फायदा निकालने का, यही होता है डर्टी फ्लोट। ओके, नेक्स्ट है एंजेल का सिद्धांत। बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है एंजेल का सिद्धांत। देखिए, एंजेल का सिद्धांत क्या कहता है कि शॉर्ट में समझ लीजिए कि आप अगर अधिक इनकम कमाने लगेंगे तो आपके जो इनकम का जो हिस्सा होगा वो कहाँ-कहाँ खर्चा होगा। या तो आप अधिक से अधिक खर्चा कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, कार खरीदिएगा, खाने पे खर्चा कीजिएगा या सेविंग कीजिएगा। लेकिन एंजेल का सिद्धांत कहता है ना कि जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, बजट का मतलब आपके इनकम का जो हिस्सा होता है, उसका बहुत ही छोटा-सा हिस्सा ही आप अपने भोजन पर खर्चा करते हैं। ठीक है? मतलब अगर सपोज़ आप ₹10,000 कमा रहे हैं, तो आपके भोजन पे जो खर्च है सपोज़ वो ₹2,000 है। अगर 10,000 से आप ₹1,00,000 खर्चा करें तो 2,000 से 5,000 खर्चा कीजिएगा। तो वो जो आपकी जो इनकम का लघु हिस्सा ही तो भोजन पे खर्चा हो रहा है, उसी को कहते हैं एंजेल का सिद्धांत। आई थिंक गॉट इट? गुड। ओके, एंजेल का सिद्धांत समझ लेने के पश्चात आप अगला पढ़ते हैं। मतलब इसको हम और भी एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज विराट कोहली के कमाई का हिस्सा, उसके कमाई का जो हिस्सा है, उसका जो आय है, उसका कितना परसेंट वो भोजन में खर्चा करता होगा? बहुत ही अल्प। लेकिन एक गरीब व्यक्ति पर सोचिए, वो अपने कमाई का अधिकांश हिस्सा तो भोजन पे ही खर्च कर देता है। इसी की रिस्पेक्ट में एंजल का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी अकाउंट। इसको हम लोग थर्ड पार्टी अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी अकाउंट। थर्ड पार्टी अकाउंट का सीधा मतलब होता है कि जैसे मैं सेलर हूँ, वो बायर है, आप बायर हैं सपोज। सेलर और बायर के बीच एक बेहतर रिलेशनशिप बनाने के लिए एक व्यवस्था की गई है कि ना तो सेलर का दबाव हो, ना तो बायर का कुछ मतलब हस्तक्षेप हो। तो आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और बायर को बेचना चाहते हैं, ठीक है, बायर, तो उस समय क्या होता है कि एक ऐसा अकाउंट बना दिया जाता है जिसपे दोनों का कोई अधिकार नहीं आता, तीसरे व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाता है उसको मैनेज किया जाए। और मतलब उसमें समझ लीजिए कि यह खाता जो होता है
वो क्रेता से जो है विक्रेता को सुरक्षा प्रदान करता है, और उस पे दोनों का कोई रोल नहीं होता है, तीसरे व्यक्ति का रोल होता है। उसमें किसी भी प्रकार का जो बदलाव होगा या किसी भी प्रकार का जो नियंत्रण होगा वो क्रेता से हटा क्रेता से हटा दिया जाता है और तीसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। ठीक है, यही है थर्ड पार्टी अकाउंट। क्योंकि एस्क्रो अकाउंट का भूमिका क्या होता है? देखिए, एस्क्रो अकाउंट आप जो नगद में डील नहीं होता है, जो खास करके बाद में चुकाते हैं लोग, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अरे भाई बाद में दे देंगे, तो बाद में दे देंगे तो इससे क्या हो, झमेला हो सकता है, रिश्ता खराब हो सकता है, व्यापार व्यवस्था जो है ठीक ढंग से नहीं चल सकता है। तो इसी को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए एक अकाउंट बनाया गया है जो थर्ड पार्टी अकाउंट होता है, ना तो आपका ना तो मेरा, ना तो खरीदार का ना तो विक्रेता का। तीसरा व्यक्ति होगा, तीसरा लोग होगा जो दोनों को मैनेज करेगा और उसको कुछ उसमें आप प्रीमियम दे दीजिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यही है एस्क्रो अकाउंट। एक्सटर्नलिटीज, ये बाध्यताएं क्या है? एस्क्रो अकाउंट समझ गया तो ठीक है। अगला टॉपिक है बाध्यताएं। ये बाध्यताएं मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज स्पेलिंग में भी जो ओके वो एक्सटर्नलिटीज, एल आई एल आई एल आई एल आई एल आई एल आई, यहाँ एल आई होगा, एल आई टी आई एस। एक्सटर्नलिटीज देखिए, जैसे आपको जीडीपी पता होगा, जीडीपी में क्या शामिल होता है क्या नहीं शामिल होता है, इस बात को जानकारी तो होना चाहिए। तो जीडीपी में जो चीज़ शामिल नहीं होता उनमें से एक चीज़ है एक्सटर्नलिटीज। मतलब जीडीपी के अकाउंट में शामिल नहीं होता है, लेकिन 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 ये उपभोक्ताओं को या फिर कह सकते हैं कि नागरिकों को सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित करता है। हाउ कैन यू से? ऐसे कुछ खर्चे या ऐसे कुछ मतलब कह सकते हैं घाटा जो कि जीडीपी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है, व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे सपोज एक फैक्ट्री लगा, उस फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है या उस फैक्ट्री से निकलने वाला जो प्रदूषण है वो जल में प्रदूषित हो रहा है। तो जल प्रदूषण होने के कारण वो थर्ड पार्टी जो है, मतलब जो व्यक्ति है, वो डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी प्रकार से एक्सटर्नल पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट में लगा हुआ जो खर्च है उसको आप जीडीपी में उस व्यक्ति के लिए तो नहीं जोड़िएगा जो उसका उपभोग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो कुछ पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो डायरेक्टली उसको उससे जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता है। तो यही है, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण से वो प्रभावित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फिशर इफेक्ट। इसको हम लोग कहते हैं, सपोज आपका रियल जो इन्फ्लेशन प्लस नॉमिनल, मतलब आपने बैंक में पैसा फंसाया, बैंक में पैसा सेविंग किया, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आपका जो नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिसको हम लोग वर्तमान समय का जो ब्याज दर होता है, वो कभी भी रियल वाले को तो मैच नहीं कर पाएगा। रियल वाला कुछ कम ही होगा, क्योंकि रियल वाला में इन्फ्लेशन तो जुड़ा हुआ ना, इन्फ्लेशन का रेट। सपोज ये है नॉमिनल, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ये है ये इन्फ्लेशन, ठीक है, और ये है रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दोनों तब बराबर होगा जब इन्फ्लेशन जीरो होगा, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो अबव होता है रियल इंटरेस्ट रेट से। तो शॉर्ट में समझ लीजिए, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। जो दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है इन्फ्लेशन रेट। सपोज आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अगर 8% है और वर्तमान में अगर इन्फ्लेशन है 5%, तो रियल इंटरेस्ट एक्चुअली कितना होगा? रियल इंटरेस्ट एक्चुअली 3% हुई ना आपको मिलेगा, क्योंकि 5% तो इन्फ्लेशन के कारण आपका खा गया। इन्फ्लेशन वास्तव में क्या है? एक तरह से आपकी मुद्रा की जो कीमत है उसमें गिरावट है, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है उस रेट से। दैट इज कॉल्ड फिशर प्रभाव। फिशर प्रभाव, फिशर ने यही स्पष्ट किया
कि इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा पे जो चोट पड़ती है, मुद्रा का जो मूल्य गिर जाता है, उसके प्रभाव के कारण लोगों पर जो बैंकों में जो ब्याज दर मिलता है, उसका क्या रिलेशन है? यही है फीसर प्रभाव। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक, गिनी गुणांक। दिस इज नथिंग, बस आप देख रहे हैं कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी विकास दर बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में जीडीपी का विकास दर बढ़ने का मतलब थोड़ा है कि सभी लोग अमीर हो गए, सभी लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई, सभी लोग खुश ही खुश हैं, बेरोजगारी है ही नहीं, समस्याएं हैं ही नहीं। नो, जीडीपी इज समथिंग डिफरेंट कंसेप्ट। जीडीपी के विकास दर को आप अपना विकास दर से मत जोड़िए। ठीक है, जीडीपी का बढ़ने से कुछ ना कुछ तो मतलब फायदा होता ही है घरेलू अर्थव्यवस्था को, लेकिन क्या जीडीपी के बढ़ने से या जीडीपी के बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, इसका कोई शर्त है क्या? कोई शर्त नहीं है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग गिनी गुणांक को समझने की कोशिश करते हैं। गिनी गुणांक का मतलब है कि एक तरह से भारतीय जैसे देश में जो लगातार अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई बढ़ रही है, जो असमानता बढ़ रहा है, आय और जनसंख्या के बीच जो वितरण है, वो इतना डिफरेंस क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो कंसेप्ट चाहिए, दैट इज नन एज गिनी कॉफिशिएंट। और गिनी कॉफिशिएंट के लिए ग्राफ खींच सकते हैं। ये है आपका, मतलब सपोज ये आय है और ये जनसंख्या, सपोज मानते 10% जनसंख्या के पास, ठीक है, 10% आय है, 10% जनसंख्या के पास 10% आय है, 20% आय 20% जनसंख्या के पास है, 30% जनसंख्या 30% आय 30% जनसंख्या के पास। अच्छी बात है, ये लाइन बहुत अच्छी बन रही है, सीधी बन रही है, ठीक है, लेकिन क्या ऐसी वास्तविक स्थिति है? ये तो पूरी तरह से समानता हो गया, नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। वास्तव में क्या है कि 10% जनसंख्या जो है उनके पास तो केवल और केवल 10% जनसंख्या, सपोज 10% जनसंख्या, उसकी आय जो है उसका 90% है। 10% जनसंख्या वाले लोगों के पास 90% आय है, और केवल 90% जनसंख्या वाले लोगों के पास 10% आय है। तो ये ग्राफ जो डाउन ग्राफ आ रहा है, बहुत ही रुलाने वाला ग्राफ है। एक तरह से कह सकते हैं कि असमानता और जनसंख्या, मतलब कितनी परसेंट लोगों के पास कितनी परसेंट संपत्ति है। दुनिया के केवल 5 से 7% ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरे विश्व का 70% आय है, इनकम है, कमाई है, जो पूरी तरह से असमानता का बोध करता है। और ये स्थिति भारत में और भी भयानक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको गिनी गुणांक पास जाना पड़ेगा, ठीक है। ये है ग्रेटर फूल सिद्धांत, मूर्ख लोगों का सिद्धांत है ये। क्या होता है ना, कुछ लोग पैसे को फंसाना पसंद करते हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना, जानबूझकर शेयर अधिक उच्च कीमत वाला शेयर खरीद लेते हैं और ये सोच के खरीदते हैं कि उस शेयर को हम उससे अधिक दाम पर बेच देंगे। इस कंसेप्ट को कहते हैं ग्रेटर फूल सिद्धांत। शॉर्ट में, कुछ लोग बहुत आशावादी होते हैं, आशावादी होना अच्छी चीज है, लेकिन व्यवहारिक होना ज्यादा जरूरी है। हर दिखने वाली, चमकने वाली जो वस्तु होती है वो सोना हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हर अच्छा चीज, जो चीज ज्यादा दाम में मिल रहा है वो अच्छा ही होगा, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। अधिक कीमत पर जो शेयर बिक रहा है उसको खरीद लेना इस दृष्टिकोण से कि हम उसको भी उससे अधिक कीमत पर बेच पाएंगे, इसी को जोड़ा गया है ग्रेटर फूल सिद्धांत से। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये है ग्रीन शू विकल्प, ये भी शेयर मार्केट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको एक निश्चित शेयर जारी करने का मतलब एक तरह से सेबी के द्वारा रेगुलेशन होता है, उसका पालन करना पड़ता है। आप जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं उसको सब्सक्राइब, जो पूंजीकृत पूंजी होता है उसको जारी करने का अधिकार होता है। तो जो शेयर जारी करता है, आईपीओ जारी किया था कोई, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार जो शेयर जारी करता है, उन कंपनियों को एक तरह से कभी कभी छूट प्रदान की जाती है कि आप एक निश्चित सीमा से बाहर जाके कुछ शेयर और जारी कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड ग्रीन शू ऑप्शन। ये चर्चा में है अभी,
तो ग्रीन शू ऑप्शन का सीधा सा मतलब होता है कुछ कंपनियों को, खास कंपनियों को जानबूझकर सरकार के द्वारा, आम सेबी के द्वारा कहा जाता है कि आप अपने एक जो कैपिटल, अथॉराइज्ड कैपिटल है, उससे अधिक जाकर अपना शेयर जारी कीजिए। लेकिन ये सीमा 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप अपने जो निश्चित जो जो भी शेयर है, उस शेयर की एक निश्चित जो संख्या होती है, उस संख्या का 15% तक ही आप अधिक से अधिक जारी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यही है ग्रीन शू विकल्प। और ये ग्रेसन का नियम तो बहुतपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेसन का नियम। ग्रेसन कहना क्या चाहते हैं? ग्रेसन का कहना क्या है कि देखिए, अच्छी जो, जैसे कि हम लोग बचपन में क्या सोचते थे कि गरीब लोग, हम लोग चूँकि बचपन से ही किसी बड़े पार्टी में गए नहीं हैं, तो जब कभी हम लोग बड़े पार्टी में जाते हैं, तो स्पेशली रसगुल्ला और जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं खाने की चीज़, उसको बाद में खाते हैं। पहले हम लोग घटिया-वाली चीज़ को खा लेते हैं कि ताकि उसको बाद में खाएँ अच्छा चीज़ को। लेकिन यहाँ उल्टा है। ग्रेसन का नियम कहता है कि जो अच्छी मुद्रा होती है ना, वो बुरी मुद्रा से शिफ्टेड हो जाती है, उसको रिप्लेस कर देता है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को शिफ्ट कर देता है, हटा देता है। जैसे आपके पास फटे पुराने नोट होंगे और आपके पास नया-नया कड़कड़िया नोट होगा, तो आप पहले किसको खर्च करना चाहिएगा? ऑफ कोर्स आप सोचिएगा कि नया नोट को छुपा कर रख लेते हैं। और उस दृष्टिकोण से आपने जब नए नोट को छुपा के रखा या सेव करके रखा है, उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, उसके चक्कर में क्या होता है, नई नोट जो होती है, नई मुद्रा या नई जो नोटें होती है, वो रास्ते से ही हट जाती है, मतलब उसका विकल्प खत्म हो जाता है। उसके स्थान पे पुरानी मुद्रा जो जारी होती है ऑलरेडी पहले से बहुत, जैसे 2005 का कोई सपोज आपके पास नोट है और 2021 का कोई नोट है, तो आप सोचिएगा 2005 वाला नोट को खत्म कर दे पहले। तो इस दृष्टिकोण से क्या होता है, 2005 वाला नोट का प्रचलन ज़्यादा हो जाता है और नई जो मुद्रा होती है वो रास्ते से, मतलब उसका वो हट जाता है मार्केट से, उसका मतलब लोप हो जाता है। ऐसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं ग्रेसन का नियम। ठीक है, दैट्स सिंपल। लेकिन ये केवल और केवल मतलब एक तरह से कहे ना, तो धात्विक मुद्रा पे ही लागू होता है, सब मुद्रा पे लागू नहीं होता। और फाइनल कंसेप्ट है वृद्धि ह्रास, ग्रोथ रिसेशन। सपोज आपका अगर जीडीपी विकास दर, मानते हैं जीडीपी विकास दर आपका सपोज 8% है और बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मानते हैं 6% है। तो जीडीपी विकास दर इतना कम हो जाए कि बेरोजगारी दर उससे ज़्यादा हो जाए, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें कि विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच रिलेशनशिप निकालना हो। जब विकास दर इतना प्रभावी ना हो जितना कि बेरोजगारी दर प्रभावी हो, तो ऐसी स्थिति में जितना नौकरी दिया नहीं जाता है, उससे ज़्यादा नौकरी छीन ली जाती है, हटा दी जाती है। इस कंसेप्ट को कहते हैं वृद्धि ह्रास का नियम। तो मेरे ख्याल से वृद्धि ह्रास का नियम आप समझ चुके होंगे। मतलब समझ लीजिए एक अच्छा अर्थव्यवस्था नहीं है, एक मतलब मंदी के गिरफ्त में फंस रहे हैं हम लोग। क्योंकि आप वर्तमान समय में आप देख रहे हैं ड्यू टू कोविड के कारण क्या हुआ, लॉकडाउन के कारण बहुत सा बुरा प्रभाव देखने को मिला, लगभग स्लो डाउन आया, उसके बाद जीडीपी विकास दर नेगेटिव में चला गया, लगातार दो जो क्वार्टर पीरियड था उसमें भी हम लोग नेगेटिव में फंसे रहे, मतलब अर्थात हम लोग स्लो डाउन में तो फंस ही गए थे, लेकिन मंदी तो नहीं था, क्योंकि मंदी की जो परिभाषा है वो कुछ समथिंग डिफरेंट है। ठीक है, आर्थिक मंदी, डिप्रेशन, और ठीक है मंदी में फंस गए, डिप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, दो लगातार अगर सक्सेशन, आप अगर दो लगातार क्वार्टर में अगर आपका विकास दर, जीडीपी विकास दर अगर नेगेटिव में रहे, तो आप मतलब ओवरऑल यू कैन सिंपली से कि आप मतलब डिप्रेशन में तो है। ठीक है, स्लो डाउन तो सब वो बहुत पहले ही आ चुका था, हम लोग मतलब कोविड के पहले ही हम लोग स्लो डाउन में फंस चुके थे। तो ये वृद्धि ह्रास मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, जब विकास दर और इतना कम हो कि उससे ना तो रोजगार मिल रहा हो, मतलब जितना लोगों को नौकरी नहीं मिल रही उससे ज़्यादा नौकरी में छटाई हो रही हो, तो एक तरह से गलत सूचक है। और इसको आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा फिलिप्स का, फिलिप्स बक, फिलिप्स फिलिप्स बक के बारे में इन्होंने सोचा ही ना कि इन्होंने रिलेशन बताया कि सपोज हम लोग रिलेशन बताते हैं रोजगार में, रोजगार और मुद्रास्फीति में डायरेक्ट संबंध है। इन्होंने सोचा मुद्रास्फीति में रोजगार, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, ऐसा सोचा गया था, लेकिन ये सही नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये गलत होता है। मुद्रास्फीति जब बढ़ने लगती है तो रोजगार फिर घटने लगता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब मुद्रास्फीति भी ज़्यादा हो और बेरोजगारी दर भी ज़्यादा हो,
तो ऐसी स्थिति भयानक होती है और उसी को नाम दिया जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या नाम दिया जाता है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ रही हो, फिर इसका प्रभाव हो जाएगा। तो मैंने वीडियो में कम से कम 10-12 टॉपिक को बताया। अच्छे से देखिए, समझिए और इसे आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद।